हाय व्यूवर्स, मैं निकहत रियाज। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो आज के एपिसोड का सेंट्रल पॉइंट हमारा ये होगा और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के खास मेहमान जो फाइनेंशियल सेक्टर के जानकार हैं, डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री सर। सर, स्वागत है आपका। जैसे कि IL&FS को लेकर के लोगों में भी जानकारी कम होती है, इसको लेकर के जागरूकता कम है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि IL&FS क्या होता है। दरअसल दोस्तों, ये एक सरकारी कंपनी है जिसके 40 सहयोगी कंपनियां हैं और ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के श्रेणी में आता है और इसके बारे में हम विस्तार से सर से जानेंगे। जैसे कि पिछले कुछ सालों से ये IL&FS क्राइसिस का दौर जो चल रहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्राइसिस है क्या और इस क्राइसिस के उभरने का कारण क्या है। इसके साथ ही इसका जो असर मार्केट पे पड़ा है और इसके साथ ही साथ आम जनता की जेब पर भी इसका असर देखा जा रहा है, तो इस पर भी हम सर से चर्चा करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस क्राइसिस से उभरने के लिए किस तरीके की इनिशिएटिव ली जा रही है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि आम लोगों में ये IL&FS को लेकर के जानकारी कम होती, तो एक आसान भाषा में आप हमें बताएं कि IL&FS क्या होता है। IL&FS जो है ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसे हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। शैडो बैंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैंक की तरह काम तो करता है लेकिन बैंक नहीं होता। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो पहला एक सेशन हुआ था NBFC पे, तो हमने उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि NBFC क्या है। तो NBFC जो है वो पब्लिक से पैसे लेती इनडायरेक्टली बाय इशूइंग द बॉन्ड्स, बाय इशूइंग द कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, और पब्लिक एट लार्ज पैसा नहीं लेती, इसलिए RBI उसको कंट्रोल नहीं करती। उससे क्या होता है कि जब ये लेस रेगुलेटेड हैं तो ये काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं, मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। आज की तारीख में भी जो IL&FS है इसमें 24 कंपनीज़ हैं जो इसकी डायरेक्ट सब्सिडरी हैं और इनडायरेक्ट 123, सो टोटल 230 कंपनीज इसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी है। अभी जैसे कि आज का जो मुद्दा है IL&FS क्राइसिस को लेकर के, तो पिछले सालों से देखा जा रहा है कि IL&FS को लेकर के संकट चल रहा है, तो ये संकट क्या है और इसके उभरने का कारण क्या है? देखिए, IL&FS मैंने पहले कहा आपसे कि एक NBFC है, तो ये इसका काम क्या है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको बनाना। इसके अलग अलग कंपनियां हैं, मैंने कहा 230 लगभग सब्सिडी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं अलग अलग जगह के और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। लाइक इसका पहला प्रोजेक्ट काफ़ी फेमस दिल्ली में ही है, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, विच इज़ नोन एज DND फ्लाईवे। और इसी तरह से गिफ्ट सिटी गुजरात में है, जो जिला पास टनल है, कोची का ऑयल रिफाइनरी जो बनाना है, रांची का एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, सो नागालैंड के प्रोजेक्ट्स हैं, नागालैंड गवर्नमेंट के, सो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास हैं। अब उन प्रोजेक्ट में इन्होंने जब उन प्रोजेक्ट को लिया, उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने निकाली कि मान लीजिए मैंने नागालैंड वाला प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का हम कर सकते हैं, टू बी प्रिसाइज दैट इज़ 1299 करोड़। लेकिन कई कारणों से, इनकी कंपनी की गलतियों से, इनका डिले एट कंपनी पार्ट, डिले एट पॉलिटिक्स लेवल, डिले इन एक्वायरिंग द लैंड, मिसमैनेजमेंट बाय द कंपनी, द कॉस्ट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 1299 to 3000 crore approx. Now your profit margin is not there. Now what you done it? In order to pay back, you have taken the long-term loans earlier. Now, in order to pay the interest on those long-term loans, you have started taking the short-term loan by issuing the commercial papers. Once you do not have the revenue, how long you will be able to pay it? So, first time in the 2018 September, the first company of infrastructure, IL&FS subsidiary, has got defaulted. Then others, and in the September, many more. Why this crisis is so big? It is not only the one company IL&FS is involved. This is spread it to others also. With this crisis, the people confidence into the financing companies, this NBFCs has gone down. You have an example of DHFL, whose shares has gone down by 67%. It happens with other companies also. So this crisis, the people need to know it about it, and
government has to work on this to improve with this problem. Otherwise, this could be another Lehman crisis in India, which was in case of US. सर इसके फंक्शनिंग मॉडल समझाएं हमारे व्यूवर्स को। देखिए, IL&FS जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का इनका पार्ट है, वो क्या करते हैं, 2 ऑपरेशन के पार्ट होते हैं। पहला होता है बूट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। उसमें जो गवर्नमेंट है कंपनियों को ओनरशिप नहीं देती, उनको एक तरह से लीज पे देती है और कहती है कि आप ये प्रोजेक्ट बनाइए, इसको 10 साल 15 साल 20 साल चलाइए, प्रॉफिट कमाइए, अपना प्रॉफिट कमा के आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपने कोई हाईवे बनाया, 10 साल आपको लीज पे, आप उसको चलाइए, प्रॉफिट कमाइए और हमें दे दीजिए बाद में। ओनरशिप विल बी बाय द गवर्नमेंट एंड। दूसरा होता है बूट, BOOT, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें ओनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड वी बिलोंग टू दैट कंपनी। सर जैसे कि IL&FS क्राइसिस, इसका असर मार्केट में क्या पड़ा है? कि IL&FS में जो पैसा लगा हुआ है वो LIC का है, लगभग 30% से ऊपर है, और OREX एक इन्वेस्टमेंट फंड है, जापान का है। देन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड है, उसका पैसा लगा हुआ है, और SBI वगैरह के थ्रू टोटल 40% से ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक सेक्टर का, और 25 से 30% ये अबू धाबी का OREX का है, और बाकी फिर बैंकों का है। लेकिन इसमें जो पैसा इसके अलावा कमर्शियल पेपर और बॉन्ड में NCD में लगा हुआ है, वो पैसा लगा हुआ है मेनली बैंक म्यूचुअल फंड्स का, पेंशन फंड का, जहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो पैसा लग रहा है, जो पैसा जा रहा है, वो आम जनता की जेब से भी जा रहा है, तो इसको आप बताएं कि किस तरीके से आम जनता की जेब में असर कर रहा है ये IL&FS क्राइसिस? देखिए, आम जनता ने डायरेक्टली पैसा तो नहीं लगा रखा, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा पैसा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने LIC की पॉलिसी खरीद रखी है अपने बुढ़ापे के लिए या किसी और काम के लिए। अगर IL&FS डूबती है तो IL&FS में जो LIC का पैसा लगा हुआ है वो डूब जाएगा, यानी वो हमारा पैसा है, जिससे कि लिक्विडिटी क्राइसिस मार्केट में आ जाएगी। तो जब मुझे पेमेंट चाहिए होगा LIC से, LIC में नॉट बी एबल टू डू इट। अभी खैर ऐसी सिचुएशन है नहीं। दूसरी चीज़ है जो पेंशन फंड है, उन्होंने हमारा पैसा लगा रखा है, IL&FS के कमर्शियल पेपर वगैरह बॉन्ड खरीद रखे हैं। तो अगर IL&FS डूबती है तो पेंशन फंड हमारी पेंशन नहीं दे पाएंगे, जो हमारे बुढ़ापे के साथ ही है। फिर आता है अगला म्यूचुअल फंड, हमने अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। अब म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पैसा लगा रखा है और उनको अपना रिटर्न नहीं मिलेगा तो म्यूचुअल फंड का प्राइस नीचे आएगा, यानी जो हमारा खुद का पैसा है दैट वी विल नॉट बी एबल टू गेट एट द प्राइस एट विच वी थॉट। यानी हमें लग रहा था कि हम 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आई विल गेट अराउंड 125, 130, but I may not be able to get even 100 also. So this way, a common man will also be affected by this. मेरा एक और अहम सवाल है कि ये जो क्राइसिस है ये किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट पे असर करेगा? देखिए, NBFC में जो पैसा लगा हुआ है वो अलग अलग बैंकों का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, लाइक LIC एक्सेट्रा। अगर IL&FS में जिसके ऊपर 91,000 करोड़, एक कंपनी नहीं, उसके ग्रुप कंपनी के ऊपर ये है, अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक लिक्विडिटी क्राइसिस होगी। लिक्विडिटी क्राइसिस होगी तो जो बैंक्स हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन पर असर आएगा, पेंशन फंड्स पे असर आएगा। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में एक चीज़ होती है फियर। जिस दिन फियर स्टार्ट हो जाता है, फियर ऑफ लॉस, देन लोग अपने लॉस को कम करने के लिए दौड़ते आते हैं। मान लीजिए मुझे 100 रुपये के बदले में 80 मिल रहे हैं, मैं तो कोई बात नहीं, 80 तुम्हारे 20 जाने दो, एंड सो ऑन द थिंग्स विल हैपन, देन द मार्केट विल कोलैप्स। सर करकार की तरफ से इस क्राइसिस से उभरने के लिए क्या पहल की गई है? सरकार को जैसे ही सुचेता दलाल जी हैं, एक प्रेस करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने सबसे पहले, आपको अगर याद हो, हर्षद मेहता कांड को कवर किया था और उन्होंने ही इसको सबसे पहले पब्लिश किया रिपोर्ट्स में। तो जब सरकार की नॉलेज में बात आई तो सरकार ने इमीडिएटली स्टेप तो उठाए हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया कि कंपनी एक्ट में जो उनके पास पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्टिंग उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको रिमूव कर दिया
और उनकी जगह नया बोर्ड बना दिया जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक के जो हेड हैं मिस्टर उदय कोटक, उनको उसका चेयरमैन बनाया। जीएन वाजपेयी जो कि सेबी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, मालिनी जी जो आईएएस ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्टेड रही हैं वो। इसके अलावा आपके जीसी जी हैं, कई और 2 और लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स जिनको इस कमेटी में रखा है एज डायरेक्टर, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस कंपनी को रिवाइव करें। ये तो सरकार ने पहला काम किया कि मैनेजमेंट पहले अपने हाथ में लिया, सो दैट एटलीस्ट अगर जो अफेयर्स कंपनी के ख़राब है दे कैन बी इम्प्रूव और उनको अच्छा किया जा सके। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरबीआई को कहा और आरबीआई ने इसके ऊपर अपने स्टेप्स लिए, सो दैट आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की, आरबीआई ने एक फॉरेंसिक ऑडिट की बात की, और जिससे कि पता लगा कि कहाँ स्कैम है, कंपनी की क्या गलती नहीं है, उनको दूर करने की बात की गई। इसके अलावा SFIO, सीरियस फ्रॉड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने भी इंक्वायरी शुरू की, जिससे कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ और जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे कि इस चीज़ों को हम अच्छे ढंग से कर सकें। रिवाइव सरकार ने किया है। दूसरी तरफ सरकार ने लिक्विडिटी बढ़ाने का काम किया है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए, तो ये जो शेयर्स हैं बाकी कंपनियों के जिससे कनेक्टेड वो नीचे ना गिर पाएँ। तो एक तरह से स्पिल ओवर इफेक्ट को सरकार ने रोकने की कोशिश की है। सर, एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप इसे किस तरह, इस क्राइसिस को का सल्यूशन आप क्या देखते हैं? देखिए, इस क्राइसिस या किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का देखिए एक ही सलूशन होता है कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो। उसके लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर करवाना चाहिए। जैसे कि हमने सर से जाना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें सर ने दिया IL&FS क्राइसिस को लेकर के, और इसका सलूशन भी सर ने बहुत अच्छे से ब्रीफली बताया है। तो आगे हम और भी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे फेसबुक पेज द पॉलिसी टाइम्स को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल द पॉलिसी टाइम्स को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सर।